हेलो स्कॉलर, कैसे हो आप सब लोग। आज की जो हमारी वीडियो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग भी कैसे है, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें एक चीज़ पढ़ी है कि हम क्वेश्चनियर को कैसे बनाएं, और क्वेश्चनियर बनाने के बाद डाटा को आप लोग कलेक्ट कर लोगे। कलेक्ट करने के बाद जो सबसे अहम काम होता है उसको एनालाइज करना होता है। और जब तक आप डाटा को एनालाइज नहीं करोगे तो आपका जो रिसर्च वर्क है वो आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, चाहे आप रिपोर्ट लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें चाहे आपके पास प्राइमरी प्रकार का डाटा है या सेकेंडरी डाटा है, डाटा को आप कलेक्ट कर सकते हो। मगर उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है उसको हम एनालाइज कैसे करें। एनालाइज करने के बाद उसको हम ऐसे कौन कौन से, या एनालाइज करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज़ करें ताकि हमारे जो रिज़ल्ट है वो अच्छे आए। हमारे रिज़ल्ट मुख्य रूप से डाटा एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, या मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। दो स्टूडेंट हैं, उनको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, भाई मीन निकालो। ठीक है। और मीन निकालने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं। एक स्टूडेंट बिल्कुल ठीक मीन निकालता है, मगर दूसरा स्टूडेंट मीन ठीक से निकाल पाता। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जो भी उसके पास आंकड़े होते हैं उसको वो अच्छी तरह से एनालाइज नहीं कर पाता। तो सेम कंडीशन में डाटा कलेक्शन एक अलग प्रोसेस है और डाटा को एनालाइज करना एक अदर प्रोसेस है। और जब तक आपको डाटा एनालाइज करना नहीं आता तब तक आप लोगों का जो रिसर्च वर्क है, रिपोर्ट राइटिंग का वर्क है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम आज की वीडियो के अंदर आंकड़ों को किस प्रकार से एनालाइज करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि इसमें जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उससे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम जो भी हमने डाटा को कलेक्ट किया है उसके अंदर से हम अपने काम की जो सूचनाएं हैं उस चीज़ को किस प्रकार से निकाल कर लाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में मुख्य रूप से हम जो भी हमारा रा रिस्पॉन्स होता है, रा रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, आपने क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर मिल गया, उसके बाद उस आंसर को आप जो एक्शनेबल नॉलेज है या आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से एड्रेस करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास जो डाटा इकट्ठा किया है उसको आप अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। वास्तव में जो ये फेज होता है डाटा कलेक्शन और रिसर्च कंक्लूजन, डाटा एनालिसिस, इन दोनों के बीच में एक पुल का कार्य करता है। ठीक है, जिसमें आपके पास टेक्निकल स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, इंटरप्रिटेशन, व्याख्यात्मक व्याख्या करना आपको आना चाहिए, और जो आपके अनकवर पैटर्न है ह्यूमन बिहेवियर के या आपका जो सोशल फिनोमिना है उस चीज़ के, उस चीज़ को कवर आने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप डाटा कलेक्ट करने जाते हो तो कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आंसर आपको खुद ही देने होते हैं, मतलब आप उससे नहीं पूछोगे। ठीक है, मान लो आप किसी घर में बैठे हो, आप घर का सर्वे कर रहे हो, तो आप उससे, आपको ये दिख रहा है भाई घर 2 मंजिला, आप उससे ये थोड़ी पूछेंगे जी आपका घर कितना मंजिला है, तो आप अपने आप 2 मंजिला के ऊपर टिक लगा दोगे। ठीक है, आप लोगों को, आप उसके घर में कोई गाड़ी खड़ी है तो आप उससे ये थोड़ी पूछेंगे भाई आपके घर में गाड़ी है या नहीं है, मोटरसाइकिल खड़ा है, मोटरसाइकिल है या नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसमें जो भी एक ह्यूमन बिहेवियर है या जो सामाजिक ढांचा है उससे संबंधित सूचनाओं को एक प्रकार से आप लोगों को वर्णन करना आना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, डाटा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। पहली जो स्टेप होता है इसमें इसमें पहला ये होता है कि जो आपका डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करो और उसको क्लीन करो। डाटा ऑर्गेनाइज का, डाटा एंट्री का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी आपने सूचना इकट्ठा की है उन डाटा को किसी भी सॉफ्टवेयर में, कोई भी वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, एसपीएसएस हो सकता है, या और कोई अन्य चीज़ें हो सकती हैं,
उसमें आप दर्ज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक करो, गुणवत्ता जांच करो। उसमें क्या होता है कि जब आप इस चीज को जांचोगे तो उस कंडीशन में जो भी कोई भी गलत प्रविष्टि हो गई है या जिसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश है या किसी चीज को आपको हटाना है तो उस चीज को हटा दो। मतलब क्या हो गया, इसमें आप लोगों ने गुणवत्ता जांच करके जो चीजें नहीं होती तो उस चीज को साफ कर दो। ठीक है, और अब ये चीज होती है कि डाटा सफाई क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे मेन चीज कि हम डाटा को सफाई क्यों करेंगे, जब हमें उस डाटा की जरूरत ही नहीं है तो हम उसको लेते क्यों हैं। अब क्या होता है कि कोई भी डाटा जो एक्यूरेट डाटा होता है वो आपके एनालिसिस को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आपका डाटा सही है तो उस कंडीशन में आपका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अगर छोटा सा भी एरर उसके अंदर रह गया तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, आपकी रिसर्च को के ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो इसमें जो पहला काम क्या होता है कि जो भी कोई डुप्लीकेसी होती है या फिर अनुसंधान के अंदर कोई भी गलत सूचना होती है उस चीज के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करते, उस चीज को पहले से हम हटा देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डाटा की जो सफाई करना है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सेकंड, अपना जो आपके पास डाटा है उसको आप अलग अलग भागों में कैटेगराइज करो, क्योंकि जब आप डाटा को इकट्ठा करके लेके आओगे तो वो आपका डाटा अलग अलग नेचर का होगा। इट में बी क्वांटिटेटिव और इट में बी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जो आपका डाटा है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर होगा तो उसको आप स्टेटिस्टिकली एनालाइज करने के लिए उसको अलग करोगे, उसको मेजर करने के लिए, जिसमें मान लो कि उसकी कोई भी आयु हो गई, उसकी इनकम हो गई, उसकी रेटिंग हो गई, ये सारा का सारा क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर आएगा। क्वालिटेटिव डाटा में क्या होता है, उसमें आपका मेनली टेक्सचुअल रिस्पॉन्स होता है जो कि किसी भी चीज के बारे में या अनुभव, विचारों और अनुभवों की गहरी समझ देता है। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, जिसमें हम जिस चीज को हम माप नहीं सकते। ठीक है, तो उस कंडीशन में फॉर एग्जांपल जैसे कि वो व्यक्ति कैसा है, कहता बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है भाई, तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि जी वो 10 नंबर का अच्छा है या 20 नंबर का अच्छा है, तो कहेंगे जी बहुत अच्छा है, तो वो क्या हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई। तो जो इस प्रकार का डाटा होता है उसको हम अलग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस डाटा को कैटेगरिकल डाटा के अंदर या श्रेणियों के अंदर उसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि जो भी रिस्पॉन्स होते हैं अलग अलग ग्रुप के, उसको अलग अलग जो श्रेणी है उसके अंदर बांटेंगे, जैसे कि जेंडर बेस के ऊपर, एजुकेशन लेवल के ऊपर, उनके व्यवसाय के ऊपर, उसको बिल्कुल कैटेगरी के अनुसार उसको अलग अलग करेंगे। उसके बाद कुछ एक डेमोग्राफिक डाटा होता है। डेमोग्राफिक डाटा का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी जो विशेषताएं होती है उस सेगमेंट में एनालाइज करने के लिए उसकी क्या हमारे लिए आवश्यकता है, या आप कह सकते हो कि प्रतिभागी की विशेषताओं के बारे में जानकारी से जो जनसंख्या को विभाजित करती है उसको हम एक अलग कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो दूसरे चरण के अंदर हम क्या करेंगे, अपने डाटा को वर्गीकृत करेंगे। उसके बाद थर्ड जो स्टेप आता है जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा आ जाएगा और वो डाटा को आप लोग ऐसे ही एनालाइज नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से उसको एनालाइज करेंगे, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी का भी प्रयोग करेंगे, मीन का प्रयोग भी करेंगे, मीडियन का प्रयोग भी करेंगे, मोड का भी प्रयोग करेंगे। जैसा हमारा आंकड़े होंगे वैसे ही हम उसको एक अलग से क्या करेंगे, एक एनालाइज करने के लिए हम उसको बांटेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जो जितने भी हमने, एक इसमें उदाहरण दिया गया है कि जितना भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसमें से 42% प्रतिभागी है वह वित्तीय सुरक्षा को महसूस करते हैं कि जी हमारे पास पैसा बहुत है, हमें कोई समस्या नहीं है। या फिर मैं कह दूं कि जी मैंने 20 लोगों का इंटरव्यू लिया, 20 में से जो 10 लोग हैं वो सरकार की नीतियों से सहमत हैं, 50%, और 50% लोग हैं वो असहमत है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, मेरे पास 20 ही लोग थे मगर मैंने उनका एवरेज निकाल दिया।
ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप के अंदर उस जो डाटा होता है उसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को विजुलाइज करते हैं। और डाटा को विजुलाइज करने का तरीका क्या होता है कि हम आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग डायग्राम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बार ग्राफ का है, पाई चार्ट का है, हिस्टोग्राम का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जटिल से जटिल समस्या को समझने में सहायता पड़ती है। मैं आप लोगों को मान लो कि ग्रोथ का वो दिखाता हूँ, कोई भी एक बार डायग्राम दिखाता हूँ, तो आप लोग उस बार को देख के ये पता कर लोगे कि जी हाँ इसकी ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो उससे लाभ ये होगा, उससे आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से विजुअली समझ में आ जाएंगी। समूहों की जो तुलना होती है या किसी चीज़ की अगर हमें कंपैरिजन करना हो वो आसानी से हो जाएगा, और जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेप इसके अंदर आएंगे विजुअलाइजेशन के अंदर। उसके बाद क्या होते हैं, हम उसको इनफर्टेनल स्टैटिक्स यानी कि अनुमानात्मक सांख्यिकी का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अलग टेस्ट की सहायता से या अनोवा जैसी परीक्षण लागू करके ये देखते हैं कि सांख्यिकी रूप से ये महत्वपूर्ण है या नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम एक हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करेंगे, टेस्ट का सिलेक्शन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पी वैल्यू का निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, ड्रा और या कंक्लूजन को ड्रा करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में सांख्यिकी का एक महत्व होता है, जब पी वैल्यू 0.05 से कम होती है तो आमतौर पर संकेत देता कि आपके जो प्रयोग है वो सिंगात्मक नहीं है, यह होता है पी टेस्ट। इस टाइप से आप लोग इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि जो आपका डाटा होते हैं, क्वालिटेटिव डाटा होते हैं, उसको आप एनालाइज करते हो, जिसमें कुछ से कैसे होते हैं, ओपन एंडेड रिस्पॉन्स होते हैं, थीमेटिक एनालिसिस होते हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके फिर इनके अंदर देखा जाता है उनके, फिर हम कोडिंग के रिस्पॉन्स के अनुसार उनको अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, जिससे कि ये हमारे कैलकुलेशन में मदद करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं उसको बड़े ध्यान से पढ़िए, जितने भी आपके बार बार आने वाले पैटर्न हैं उसको पहचानो, उसके बाद कोडिंग से श्रेणी बनाओ, उसके बाद जितने भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं उसको अलग से कोड रिस्पॉन्स करो, और उसके बाद क्या होता है, जितनी भी थीम्स होती है या फ्रीक्वेंसी होती है उसको एनालाइज करने में इन सब चीज़ों से मदद मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लास्ट होता है चरण नंबर 7, निष्कर्ष और व्याख्या की रिपोर्ट करें। जो भी आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिजल्ट आता है उनके द्वारा जो भी आपकी समझ होती है उसके द्वारा जो भी डाटा बताने की कोशिश करता है उससे आप रिसर्च क्वेश्चन को सोशल फिनोमिना के साथ एक रिपोर्ट को प्रस्तुत करो, जिसमें आपको फर्स्ट परिणामों की व्याख्या करनी होती है, दूसरा स्पष्ट रूप से ये चीज़ दिखाएं कि जी क्या चीज़ है, कि लैंग्वेज का या विजुअल का है, वो किस प्रकार से हम उस चीज़ को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है, रिपोर्ट लिखें। क्या होता है कि जब भी आपकी रिपोर्ट है वो आपका रॉ डाटा और जो आपके आप कह सकते हो कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि होती है उसके बीच की खाई को पाटती है। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है तो उस कंडीशन में रॉ डाटा और आपका एक्शनेबल इनसाइट है वो चीज़ें रिपोर्ट के माध्यम से दूर की जा सकती हैं। तो ये स्टेप नंबर 7 के अंदर आता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, निष्कर्ष। इसमें आपके स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स कैसे, ऑर्गेनाइज, कैटेगराइज, डिस्क्रिप्टिव, विजुअलाइज और इंटरफिनल। ठीक है, फ्लो चार्ट ये समराइज करता है किस प्रकार से हम जो हमारा रॉ क्वेश्चनियर है उसको एक मीनिंगफुल जो सोशल साइंस के अंदर हम रिसर्च करते हैं उस तक पहुंचते हैं। डाटा विश्लेषण एक चरण दर चरण प्रक्रिया है जिसमें हम मुख्य रूप से सफाई, क्लीन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्टिव करते हैं। जब आप लोग इन चीज़ों में महारत हासिल कर लोगे तो उसके बाद जो भी आपके पास डाटा होता है, डाटा आधारित आप लोग निर्णय ले सकते हो और मानव व्यवहार व समाज की गहरी समझ को प्राप्त कर सकते हो। तो ये एक पूरी की पूरी प्रोसेस है कि जिसमें आप सोशल साइंसेज के अंदर जो भी आपका डाटा होता है
या क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के बाद की प्रोसेस को पूरा कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये चीज़ें आप लोगों को जो आपकी रिसर्च है या रिपोर्ट राइटिंग है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।